अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है औरत के हकूक़, औरत मार्च और इस्लाम। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दहाइयों से औरत जो है जुल्म का निशाना और मसाइल का सामना करती आई है, और इस्लाम ने इसको किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज भी औरत जो है, आज की मॉडर्न औरत भी बहुत से जुल्म के और बर्बियत का जो है निशाना बन रही है। असल में औरत क्या है, औरत के हकूक़ क्या हैं, ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है, लेकिन मैं इन शॉर्ट बात करूँगा। असल में अगर हम इर्द गिर्द देखें या अरसा दहाइयों से देखें कि हम देखते हैं कि औरत को एक ग़ुलाम की तरह जो है वो तस्वर किया गया। लोगों ने इनके हकूक़ सल्ब किए या इसे अयाशी का अपना एक सामान समझते रहे। जब जंगें होती थी तो लोग जो बादशाह होते थे वो भी दूसरे इलाके की जो औरतें हैं उनको अपने हर्म में ले लेते थे और उनको ज़्यादती का निशाना और अपनी एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते थे। और औरत अगर हम अपने इर्द गिर्द के माशरे में देखें, बहुत सी छोटी बच्चियां जो हैं जो है वो आपको लोगों के घरों में काम करती नज़र आएंगी। जब वो बचपन से पैदा होती हैं तो लोगों के घरों में काम करना शुरू होती हैं, और फिर जो है लोगों के झूठे बर्तन साफ़ करना और इस तरीके के काम करना। फिर उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी ये जुल्म ख़त्म नहीं होता, और जो अमूमन हमारा छोटा तबका है वो जो है उसको जो है ना औरत को जो है उनसे काम कराता है, और उनके पैसों पे उनसे वो घरों पे लोगों के घरों के काम करते हैं, बर्तन साफ़ करते हैं, और फिर उनको जो है वो पैसे उन पे से ज़बरदस्ती ले लेता है, और औरत को जीने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। आज भी हमारी औरत जो है, जब उसकी शादी हो जाती है, हमारी बहुओं बेटियों में से किसी की शादी हो जाती है और मर्द अच्छा नहीं निकलता, जालिम निकलता है, तो उसके पास अमूमन वापस आने का रास्ता बहुत कम होता है, क्योंकि चाहे उसे वो गालियां निकालता हो, उसे ये सब चीज़ें तकदीर का लिखा समझ के बर्दाश्त करना पड़ता है। जबकि मैं कहता हूँ कि औरत एक जानवर तो नहीं है कि अगर मर्द जो है वो इंसान ही नहीं है, और तो फिर उसके साथ उसको उस औरत के साथ औरत की क्या मजबूरी है उसके साथ ले। बहुत से मर्द जो हैं वो अपनी बीवियों को मारते हैं, फिर जहेज़ मतलब एक घर वाले जो हैं औरत को देते भी हैं, मतलब अपनी बेटी जो है वो मर्द को देते हैं, और साथ उनको जहेज़ भी देना पड़ता है, और उनके ससुराल को खुश करने के लिए, लालची ससुराल को खुश करने के लिए और भी बहुत कुछ देना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होते। ये एक बहुत मतलब दुख भरा जो है अलमिया है कि ना, मतलब एक अपना जिगर का टुकड़ा, एक बाप जो है अपना जिगर का टुकड़ा दे, साथ जो है वो ना उनको खुश करने के लिए जो है जिसको जिगर का टुकड़ा दे रहा है उसके साथ वो उसको बहुत सा पैसा भी दे रहा है, जबकि मेरा ख्याल है इस माशरे में ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत जुल्म है, और इस्लाम भी इसकी इस्लाम में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, मतलब औरतों से जुल्म करना, घर में लोगों के घरों में काम कराना, या इवन ना मारना, गंदी गालियां निकालना, मतलब अपने आप को ये समझना कि वो औरत नहीं है, ये औरत पे ये जुल्म है। और इसी तरह माशरे में कई जगहों पे, बहुत सी जगहों पे औरतों पे इस तरह का जुल्म होता है। अच्छा, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये यकतरफा नहीं है, बहुत से मर्द भी इस जुल्म का जो है ना निशाना बन रहे हैं। बाज़ का औरतें बड़ी बुरी निकलती हैं शादी के बाद, और वो जो है माँ बाप से, ये भी पॉसिबल है, इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसी तरह मर्द भी उन्हीं मसाइल से गुजरता है, लेकिन अगर हकीकतन देखा जाए तो ये एक हकीकत है कि औरत ज़रा कमज़ोर है, ठीक है, जिस मतलब, और उस पर ज़्यादा जुल्म है। अगर इसलिए मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि औरत को जो हम औरत के हकूक़ कह के जो डिफ़ाइन करते हैं, उससे औरत की बल्कि हम बेइज्जती करते हैं। उसका मतलब भी यही होता है। औरत के हकूक़ की बजाय हमें जनरली ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए, ताकि औरत को एज ए ह्यूमन ही कंसिडर किया। जब भी हम किसी क्लास को डिफरेंट कंसिडर करते हैं तो, या डिफरेंट उसके अलहदा से हक की बात करते हैं, तो वो इसी तरीके से ही है कि वो उस क्लास का हिस्सा नहीं है, और इस वजह से वो मसलसल आज के मगरिब के माशरे में भी औरत जो है वो जुल्म का शिकार बन रही है।
بلکہ میں کہوں گا مغرب میں زیادہ بن رہی ہے، کیونکہ میں یورپ میں گیا ہوں، وہاں بھی بہت سی عورتوں کے بہت سے مسائل ہیں. میں نے مثال کے طور پہ وہاں کیونکہ شادی سسٹم نہیں ہے، میرج سسٹم نہیں ہے، فیملی سسٹم نہیں ہے، تو جیسے ہی عورت 45 کی ایج کو ٹچ کرتی ہے تو ان کے یوزلی جو پارٹنر ہوتے ہیں وہ ان کو چھوڑ کے دوسری کی طرف چلے جاتے ہیں. اور کیونکہ وہ اٹریکشن عموماً فیملی سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے عورت چاہے بوڑھی ہوتی جائے، دوسروں کے لیے وہ اٹریکشن کھوتی جاتی ہے، لیکن اپنے خاوند کے لیے اس کی اٹریکشن یا خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. لیکن جب آپ ایز اے پارٹنر رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کے لیے بھی وہ اٹریکشن ختم ہوتی جاتی ہے. تو پھر اس طرح وہ عورت ظلم کا نشانہ بنتی ہے، اور مرد جو ہے اسے بغیر اس کے حق کو سمجھتے ہوئے کہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے ایک پیسے ہونے کی وجہ سے اسے ایک ینگ لڑکی مل جاتی ہے، اس سے زیادہ لگتا ہے کہ اسے زیادہ خوبصورت لڑکی مل جاتی ہے، تو وہ جو ہے انسانی حقوق کی پرواہ کیے بغیر اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یورپ ہو یا ایشیا ہو یا کوئی بھی ملک ہو، تو عورت مسلسل میں کہتا ہوں اس کا ظلم کا نشانہ بن رہی ہے. وہاں بھی عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کسی طریقے سے اس سے عورت کے اس حقوق سے اس کو بچایا جائے. لیکن اس میں عورت کا اپنا بھی قصور ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر عورت مارچ کی اب بات کریں، اگر ہم دیکھیں کہ عورت جس حق کے لیے لڑ رہی ہے، زیادہ تر وہ سیریس ایشوز کے بارے میں اس عورت کے مارچ بھی زیادہ تر عورت کے مردوں کا بنایا ہوا مارچ ہے. اور مرد جو ہیں وہ زیادہ تر ظالم مرد وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت اپنے اصل حق، جو اصل ظلم ہو رہا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا مغرب میں 45 ایئرز کے بعد یا عورت جب ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے تو خامن جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور پھر اس سے مغرب میں اس کلچر کو شاید اس لیے پروموٹ کیا گیا ہے کہ سیکس ٹوائز کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب اس ایج میں آپ کو اپنا سہارا نہیں ملے گا یا ساتھی نہیں ملے گا تو آپ کو اپنی جسمانی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سیکس ٹوائز کا جو ہے وہ سہارا ڈھونڈنا پڑے گا. تو عورت مارچ کا بھی میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو ہے نا عورتیں اپنے اصل مسائل، جیسے کہ ادھیڑ عمر میں مرد کا چھوڑ جانا، یا عورتوں کا جو شادی شدہ ہیں یا جو روایتی معاشرے ہیں جہاں عورت کی شادی ہوتی ہے یا فیملی سسٹم ہے، وہاں عورتوں کو جو مارا جاتا ہے یا اس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھاتا. زیادہ تر آواز یہ اٹھائی جاتی ہے کہ میں چائے نہیں بناؤں گی، میرا جسم میری مرضی، یا میں جو مرد کون ہوتا ہے. یعنی یہ ایسے حقوق ہیں جو کہ میرا خیال ہے دونوں کی حقوق ہیں. اس میں اگر ایک عورت چائے بنا رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا خاوند کو کھانا بنا کے دے رہی ہے اپنی مرضی سے، تو اور مرد اس کے لیے کما رہا ہے، تو یہ دونوں طرف سے سیکریفائز ہوتا ہے. اگر مرد کما کے لا رہا ہے اور سارا اپنے باسز کی گالیاں اور ابیوز ورڈ اور ولگر ورڈز صرف اپنی بیوی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے برداشت کر رہا ہے، اور وہی اکیلا کمانے والا اور ساتھ کھانے والے ہیں، اور اس طرح عورت اپنی ڈیوٹی دیتی ہے، کھانا بنا دیتی ہے، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے. تو اگر ڈیوٹیز ڈیوائیڈڈ ہوتی ہیں اور خوشی سے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے وہ سر انجام دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. لیکن جب ظلم کیا جاتا ہے جس کے بارے میں اصل میں بات ہونی چاہیے، اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں یا مغرب کے معاشرے میں یا عورت مارچ میں اس ٹاپک پہ بات نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ عورت جو ہے وہ ظلم کا نشانہ بنتی ہے. اسلام میں جیسے کہ مثال کے طور پہ اسلام میں حق مہر پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ عورت کو تحفظ دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے حق مہر کا کہا ہے. اور حق مہر کی کوئی دو قسمیں نہیں ہیں جو کہ ہمارے علماء نے آج کل انٹروڈیوس کرائی ہے مغرب کے کہنے پہ، تاکہ عورت کے حق جو ہیں وہ سلب ہو سکیں. عورت کو اللہ تعالیٰ نے حق مہر جو ہے وہ عورت کے تحفظ کے لیے، اور وہ اتنا زیادہ ہے کہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ وہ اگر آپ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے حق مہر، اور آپ کے پاس اتنا ذرائع آمدن نہیں ہے، تو
आप जो है लोंडियों का मतलब बहुत ही गरीब तबके से जो है आप शादी कर लें, जिसके लिए वो आपकी थोड़ी आमदन भी ज़्यादा हो। मतलब इस सूरत में भी आपको कोई गुंजाइश नहीं है कि आप जो है वो कहें कि मैं गरीब हूँ, इस वजह से आप राय फरार अख्तियार करें और कहें कि मैं इस वजह से कम जो है वो देना चाहता हूँ, हक महर देना चाहता हूँ। और फिर औरत को टच करने से पहले हक महर देना जो है वो सुन्नत है, और फिर इसको हर हालत में देना भी। बाज़ लोग कहते हैं कि माफ़ करा देना, वो माफ़ कराने से मुराद वो नहीं है जो हमारे उलमा आमतौर पे हमें कहते हैं, जो हमारे उलमा आमतौर पे कहते हैं मतलब वो शर्मिंदगी की बात है। वो मतलब कहने का सिर्फ मर्द को डरा देने वाली बात है कि मर्द को ये पता हो कि जब ना माफ़ कराना वो मतलब उसकी क्या इतनी शान ख़राब हो गई है कि वो माफ़ कराएगा। ठीक है, माफ़ी कोई नहीं है, हक महर देना चाहिए। तो अगर इस असूल को देखा जाए तो हमारे माशरे के 90% जो है जो निकाह हैं वो इस्लामी तौर पर तो मेरा ख्याल है कि वो लीगल नहीं है, क्योंकि हक महर की मकदार इतनी ज़्यादा है कि वो औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे, और मर्द जब उसको अगर छोड़ने का या इस तरह का उसके ज़हन में ख्याल आए तो उसे भी अच्छा खासा धचका लगे कि उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गाड़ी एक अमूमन मर्द के पास होती है, वो तकरीबन जो है वो आज के दौर में चलो ज़्यादा नहीं, पुरानी गाड़ी भी हो तो 19-20 लाख की है। तो ज़ाहिर हक महर, और वो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं, और वो जो है वो उसकी कोई परवाह इतनी मतलब वो एक पार्ट है उसको और आदमी देने के। तो इसका मतलब है कि जो हक महर की जो रकम है वो इससे तो एटलीस्ट ज़्यादा ही होगी, ताकि उसको जो है वो उस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। तो फिर इसी तरह इस्लाम ने अगर हमारे माशरे में क्या होता है कि अगर मर्द की बीवी मर जाती है, रंडवा हो जाता है या उसकी बीवी फौत हो जाती है, तो उसके लिए ये तहफ़्फ़ुज़ उमूमन लोग जो हैं उसकी शादी के लिए सोचते हैं और इसको बुरा नहीं समझते। लेकिन औरत की नफसानी ख्वाहिशात या जिस्मानी ख्वाहिशात, मतलब ज़ाहिर अगर एक औरत जवानी में फ़ौत हो जाती है उसके बारे में हम उमूमन ये लेते हैं कि शर्म और हया जी और माशरा क्या कहेगा, और उस औरत को जवानी में ही हम बेरवा रवी की तरफ तो माइल करने को नहीं बुरा समझते, लेकिन उसकी शादी को हम बुरा समझते हैं और उसको डिस्करेज करते हैं। हमारे माशरे में डिस्करेज किया जाता है कि वो दोबारा से शादी कर ले, जबकि मर्द के लिए ये नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये भी, लेकिन इस्लाम ने ये कहा है कि औरत को अगर औरत बेवा हो जाती है तो वो शादी का हक रखती है, और फिर उसको फिनंशियली सपोर्ट के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि पहले तो हक महर की सूरत में, फिर खामन की जायदाद में जो है उसका हिस्सा है, ताकि वो उससे कोई प्रॉपर बिजनेस अगर कर सकती है, नहीं कर सकती तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ हो। फिर और उसके बाद उसके बाप, अगर बाप जिंदा है तो बाप पर फ़र्ज़ है कि वो उसकी ना फिनंशियली ज़रूरत पूरी करे। बाप नहीं है तो भाई पे इस फ़र्ज़ है, ज़रूरत है। भाई नहीं है तो फिर उसका कज़न्स पे है, और कज़न्स भी नहीं है तो फिर ना खामन के भाई जो है उन पे ये फ़र्ज़ है। और इस तरीके से इस्लाम ने इसकी जो है औरत को मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ दिया, जो कि हमारे माशरे में इस बारे में सोचा भी नहीं जाता। इसी तरह इस्लाम ने जो है औरत को जो है हर तरह का, मर्द को औरत का एहतराम करने और उसको उसके तमाम फ़राइज़ जो है वो पूरे करने का, ताकि उसको फिनंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो, वो उसके ज़िम्मे लगाया है। तो मेरा ख्याल है कि औरत मार्च जो है हमारे नफसियाती तौर पे जो है औरत मार्च का मेन मकसद ये है कि औरत को फिर मज़ीद जुल्म का निशाना बनाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे माशरे में मर्द जो है वो औरत के जिस्म से प्यार करते हैं और ये चाहते हैं कि औरत को बेवकूफ़ बना के जो है उसको इस तरफ से मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी, या जो है ना चाय नहीं बनाऊँगी, खाना गर्म नहीं करूँगी, खाना नहीं बनाऊँगी, इस तरह की मतलब जिसमें इतना मतलब इतने मतलब ये तो पार्टनरशिप पे की बात है कि अगर मर्द कोई जिम्मेवारी कर रहा है तो कुछ जिम्मेवारियां मर्द के जिम्मे हैं तो कुछ औरतों के जिम्मे, या अगर दोनों कमा के ला रहे हैं तो दोनों को ये काम करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि असल बात ये होनी चाहिए कि अगर दोनों को फिनंशियली दोनों बराबर काम कर रहे हैं तो खाना भी दोनों बनाएंगे और चाय भी दोनों बनाएंगे, दोनों ही गर्म करेंगे एक दूसरे के लिए। कभी बीवी बना लेगी, कभी खामन बना लेगा। लेकिन अगर सारी जिम्मेवारी फिनांस की खामन पूरी कर रहा है, उससे वो थका हारा आता है और मतलब हर कुछ बर्दाश्त करता है बाहर का, तो और साथ खाने वाले हैं और एक कमाने वाला है, तो फिर बीवी जो है वो अपने हुकूक खुशी से मतलब ये सारे काम करती है। लेकिन अगर दोनों कमा रहे हैं तो फिर दोनों को पार्टनरशिप के बेस पे, यानी ये इक्वलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट।
बट हमारे माशरे में क्या होता है कि हमारे माशरे में ये होता है कि हम जो है लेकिन ये जो जुल्म है, मार धाड़ है उनसे, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। औरतें ज़्यादातर इसी बारे में बात करती हैं कि हम खाना नहीं बनाएंगी, या मतलब औरतें नहीं, औरत मार्च वालों की बात कर रहा हूँ। तो ताकि औरत को इस जो औरत जुल्म में पिस रही है या चक्की में फिस रही है, उसकी तरफ से तवज्जो हटा दी जाए। और जो बच्चियां अगवा होती हैं छोटी उम्र में, मतलब अब चाइल्ड सेक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर बच्चियों का जो है ये माशरा, जैनब वाला केस है आपके सामने, वो इसी वजह से बढ़ा है कि इस हक की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। मर्द पे, बाप पे और माँ पे फर्ज है कि वो अपनी बेटी, चाहे सगा चाचा क्यों ना हो, सगा मामा क्यों ना हो, अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ रखे, उसको प्यार दे, ताकि वो हर बात अपने माँ बाप के साथ शेयर करे। वो ऐसे दोस्त बन जाए कि उससे हर बात शेयर करे, ताकि उसके साथ अगर कोई गलत करने लगा है तो वो अपने माँ बाप को बताए और माँ बाप उसके बारे में। और फिर कभी भी किसी भी सूरत में अपनी जिम्मेवारियों से माँ बाप को चाहिए कि वो ना हटें। वो हमेशा जो है जहाँ भी चाहें किसी के हवाले अपनी बेटी को ना करें, या माँ या बाप जो है वो अपनी फ़र्ज़ को खुद निभाएं बानिस्बत ना अपने भाई या अपनी मिसेस के भाई के ज़िम्मे लगाएं कि जी वो ना हम हज पे जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं तो आपके पास रहेगी, या आप कहीं और आप बाहर काम करने जा रहे हैं तो मतलब खामन बाहर रह रहा है। तो मेरा ख्याल है, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि औरत अगर फैमिली सिस्टम है तो हमारा इस्लाम का बड़ा अच्छा सिस्टम कि मर्द अगर तमाम कमाई कर रहा है तो बीवी जो है वो अब माशरती तलाक़ात को जो है वो उनके फ़राइज़ को निभाए। तो इस तरह और इसी तरह अपनी बेटियों का मतलब उनके साथ दोस्त बन के रहे, उनको मुकम्मल तौर पे माँ भी बाप भी दोनों को दोस्त बन के रहना चाहिए, उनके साथ कभी हंसें कभी खेलें। और इसी तरह शादी के बाद भी औरत को ये मत कहें कि अगर खामन जानवर निकलता है तो उसको फिर भी आपने निभा करना है, बल्कि उसका मुकम्मल तौर पे इस्लाम में एक तरीका है। हक महर इतना ज़्यादा है कि वो जो है बाद में अगर खामन इतना ज़ालिम निकलता है तो बीवी जो है वो अलहदा रह सकती है और अपने आप को फिनांस कर सकती है और अपने आप को सपोर्ट कर सकती है। और अगर खामन छोड़ जाता है और अगर फोत हो जाता है तो फिर भी उसकी शादी का हुक्म है, जवानी में फोत हो जाता है। जिस तरह के अगर जवानी में खामद की बीवी, मर्द की बीवी फोत हो जाती है तो उसको शादी का हक है, तो इसी तरह औरत को हक है। तो हमें इस्लाम की इन अहम बातों को जो है ज़हन में रखना चाहिए। इस्लाम औरत को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो मेरा ख़्याल है। और इसी तरह ना औरत बाहर के माशरे के लिए भी यही है कि अगर दो बंदे इकट्ठे रह रहे हैं, एक अरसा गुजारते हैं और उनकी बच्चे की पैदाइश होती है, तो उस बारे में भी सोचना चाहिए कि औरत जब अपनी जवानी और हुस्न किसी अपने बॉयफ्रेंड पे सारा जो है अपना कुर्बान कर देती है, और जब उसको ना दोस्ती की या सुकून की ज़रूरत होती है, दोस्ती की ज़रूरत होती है, तो वो सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी जवानी अब कुर्बान कर चुकी है, अपनी खूबसूरती, अपनी जो है सब कुछ जो है अपने बॉयफ्रेंड पे दे चुकी है, तो फिर उसके बाद जो है वो उसको छोड़ के चला जाए और उसके इस हक का मेरा ख्याल है इमोशनल जो जुर्म है वो मेरा ख्याल है दुनिया के सबसे बड़े जुर्म है। वो औरत जो है वो जिस डिस्टॉर्शन से या डिसऑर्डर से गुजरती है, डिसऑर्डरनेस से और जिस डिप्रेशन से गुजरती है, उस वक्त जब उसकी जवानी सब खत्म हो चुकी होती है और मर्द उसे छोड़ के चला जाता है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मगरब का ये प्रोपेगेंडा कि सिर्फ इस्लामी माशरे में या एशियाई माशरे में जो है वो औरत को ज़्यादा हुकूक सल्ब किया जा रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूँ मगरिब में ज़्यादा सल्ब किया जा रहे हैं। और मगरिब में औरत पे बड़ा जुल्म हो रहा है, औरत को अगवा किया जाता है, औरत को एज ए क्लब में मतलब यूज़ किया जाता है, औरत के किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता कि अगर उसका खावंद जो है वो उसे छोड़ जाता है तो क्यों छोड़ के गया, क्या उसकी जवानी का सारा जवानी उसकी सारी गई, जब उसकी जवानी का टाइम था, जो खूबसूरती था, उसके सारे उसने मज़े ले लिए, और जब उसको इसकी ज़रूरत हुई, तो जब उसके सहारे की मर्द की ज़रूरत हुई तो वो छोड़ के चला गया। इसी तरह हमारे माशरे में भी औरत को हक महर नहीं दिया जाता, अमूमन इतना नहीं दिया जाता। कोई 10,000 दे रहा है, कोई 25,000 दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, कोई, जबकि इस्लाम में औरत को इसका सबसे बड़ा मतलब उसके बगैर निकाह ही नहीं तस्वर किया जाता कि हक महर इतना ज़्यादा कि वो औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे जो इस तरह के तबसरात हैं उसकी वजह से कितने % लोगों का निकाह जायज़ होगा इस्लामी तौर पे। इस पे हमें सीरियसली गौर करना चाहिए। चाहे हमने कम डिमांड की थी या दे भी दिया था, तो हमें उसको इस्लामी लिहाज से, ताकि वो उसका तहफ़्फ़ुज़ बन सके, हमें अपनी बीवी को ज़्यादा से ज़्यादा हक महर देना चाहिए, और हमें पता होना चाहिए कि उसकी कितनी है, कि उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि वो उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़ील हो उस पैसे से, और हमें भी झटका लगे जब हम खुदा न खास्ता हम किसी गलत तरफ जाते हैं। तो
اور عورت مارچ جو ہے میں یہی کہوں گا کہ میرا پھر یہ کہنا ہے کہ عورت مارچ جو ہے ایکچولی عورت کے جو پہ ظلم ہو رہے ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے. تو خدا کے لیے عورتوں اپنے حقوق کے پہچانو اور اسلام کو پڑھنے کی اور ان حقوق کو پہچاننے کی, اور اسلام نے جو کم از کم اسلام نے جو آپ کو تحفظ دیے ہیں یا جو حقوق دیے ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچیں اور ان پہ لڑیں بھی صحیح اور ان کا مطالبہ کریں, چاہے آپ کی شادی ہو یا نہ ہو. آپ کو حق مہر کے لیے لڑنا چاہیے, جہیز کے لیے لڑنا چاہیے, آپ کو جہیز کے لیے مخالفت کرنی چاہیے, ڈسکریج کرنا چاہیے. ایسے لالچی لوگوں کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے جو نا پہلے ہی ڈیمانڈ میں آپ سے زیادہ حق مہر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں گاڑی چاہیے, ہمیں کیوں, وائے, کیا ان میں کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ وہ خود کما نہیں سکتے؟ انہوں نے شادی وہ پیسہ آپ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کے پیسے, آپ کے باپ کے پیسے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ اس چیزوں کو سمجھیں. حق مہر آپ کا حق ہے, اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے. آپ جب اسلام نے حکم دے دیا اس میں کوئی ڈسکشن کی بات نہیں. آپ اپنے زیادہ سے زیادہ حق مہر کی جو کہ اسلامی لحاظ سے آپ کا تحفظ بنتا ہے اور آپ کے لیے ضروری ہے اور آپ پہ عین فرض ہے, اس حق مہر کی ڈیمانڈ کریں شادی سے پہلے. جہیز کو ڈسکریج کریں, جہیز مانگنے والوں سے بالکل رشتہ نہ کریں کیونکہ وہ لالچی لوگ ہیں. اور اگر بعد میں آپ کا خاندان ظلم نکلتا ہے تو ساری زندگی جو ہے اپنی زندگی کو عذاب بنانے کی بجائے اپنے حق کے لیے لڑیں. بیسٹ آف لک, اللہ حافظ. آپ کا کیا ویو ہے لازمی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. آپ میرے سے ایگری بھی کر سکتے ہیں, ڈس ایگری بھی, مجھے پتا ہے بہت سے لوگ ڈس ایگری بھی کریں گے اور ایگریڈ بھی کریں گے. اگر آپ کا جیسا بھی ویو ہے, آپ اس بارے میں جو کچھ بھی سوچتے ہیں, پلیز ویڈیو کے جو ہے کمنٹس باکس میں لازمی اپنے رائے کا جو ہے اظہار کیجیے گا. بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.